हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलालिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसको हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। वो कुछ ऐसे लगता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्पीड को हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब्स होती हैं ऐसी एंड ऐसी, जिसके अंदर कि हम हमारा सॉल्यूशन भर देते हैं और उस ऐसे सॉल्यूशन को भरते हैं जिसमें कि डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। उनके पार्टिकल्स को हमें अलग अलग करना होता है, सारे पार्टिकल्स को अलग करना होता है। मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसको हमें अलग करना होता है। तो हम पार्टिकल्स को अलग करने के लिए क्या करते हैं, उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालते हैं। कैसे? उस सॉल्यूशन को हम ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसको ऐसे सॉल्यूशन को हम ऐसे रोटेट करेंगे। जब हम ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इनके अंदर सेडिमेंटेशन आ जाता है। ये जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब को हम निकाल करके जो नीचे पार्टिकल बैठे होते हैं उनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये एक तरीके की सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है जिसमें कि सेंट्रीफ्यूग का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम इसको टेक्निकल व्यू में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक in which different particles from the complex mixture are separated out by applying centrifugal force। है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरीके की टेक्निक होती है जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के। और इस प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसे कि हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग को सबसे पहले 1864 में एंटोनिन ने यूज किया था। एंटोनिन ने 1864 में सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल किया था और इन्होंने दूध के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूग का इस्तेमाल किया था। इनसे इंस्पायर होकर के फिजिशियन एंड बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ने इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को लेबोरेटरी में यूज किया था। तो इतने पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टेक्निक है वो कैसी है। वो एक तरीके की सेपरेशन टेक्निक है। किस पे बेस्ड है? सेडिमेंटेशन पे। सेडिमेंट कैसे होता है पार्टिकल का? बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उन पार्टिकल्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने से। अब जो सेडिमेंटेशन होता है किस पर डिपेंडेंट होता है? वो साइज और डेंसिटी, वो पार्टिकल के साइज और डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट, उसका हम रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालते हैं। और रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक तरीके का फोर्स होता है जो कि हम ऐसे मेजर करते हैं कि ग्रेविटी की तुलना में कितना फोर्स है ये, है ना। ये जो हमने रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई, ये ग्रेविटी की तुलना में कितना है। क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट आउट करेंगे, उन पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको उसका रिलेशन देखना होता है। इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स। मतलब दो मास के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जबकि 10th में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज अ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ मास फॉर बॉडीज नियर सरफेस। मतलब ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इसके साथ में जितने भी मासेस हैं उन सब के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने के बाद में हम जब इसको रिलेट करेंगे तो उससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स आखिर बैठते क्यों नहीं है खुद से, है ना। जैसे कि सपोज मैंने ये एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर मैंने रेत डाल लिया और उसको ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया। जब मैं रेत का डाल करके पानी के अंदर उसको मिक्स कर दूंगी तो आप वहां पे देखोगे कि कुछ देर में, थोड़ी देर अगर आप उसको रख दो, जब आप उसको मिक्स करोगे तो ऐसे पार्टिकल्स सारे में फैल रहे होंगे, ऐसे फैल रहे होंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप रख देंगे तो उसमें जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेडिमेंट कर जाएंगे, नीचे तली पे बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एनी हाउ जितना भी लग रहा है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो तली पे बैठ गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि तली पे बैठेंगे ही नहीं। आप कितनी देर पानी को रख लो, है ना, बिल्कुल बिना टच किए हुए रख लो, उसको बिल्कुल भी टच ना करो, उसमें कुछ भी कोई भी गतिविधि ना करो, तो फिर भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, चमकते रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन पार्टिकल्स के ऊपर रैंडम थर्मल मोशन हो रहा होता है। उन पार्टिकल्स में रैंडम थर्मल मोशन
हो रहा होता है, जो कि आप लोगों का अगर ध्यान हो ब्राउनियन मोमेंट के नाम से जाना जाता है। इसको हम 10th में पढ़ते हैं, है ना। ब्राउनियन मोमेंट होता है ना कि पार्टिकल्स के अंदर रैंडम थर्मल फोर्स यूनिफॉर्मली रैंडम थर्मल मोशन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स कभी भी तली पे नहीं बैठ पाते हैं। अब ये हो गया हमारी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर हमको इन पार्टिकल्स को सेडिमेंट करना है, तली पे बैठाना है, तो अगर इन पार्टिकल के ऊपर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दें तो हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दें तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक के थ्रू इन पार्टिकल्स को बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है, मतलब ग्रेविटी के उसके साथ में कितना रिलेशन है, किस फॉर्म में है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे और उसी से हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स सपोज हम हमारी बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में जो यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का, कब करते हैं? जब हमें हमारी टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू ले लो या फिर कोई भी एनिमल का टिश्यू ले लो, उसके अंदर से हमको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए, न्यूक्लियस, इन सबको अलग करना है, तो हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्योंकि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैक्रोमोलिक्यूल हैं, लेकिन फिर भी वो इतने मतलब इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। और वो अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में उसको होमोजेनाइज करके डालें तो वो तब भी तली में नहीं बैठते हैं, है ना। तो अब उन पार्टिकल को सेपरेट आउट करने के लिए, उनके ऊपर स्टडी करने के लिए हमको पहले सेंट्रीफ्यूग करके उनको सेडिमेंट करना होता है और फिर हम उनको सेपरेट आउट करके उनके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं कि हमारे पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है। देखो, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनको हमने टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने अब हमारा मिक्सचर को डाल लिया। अब हम उसके अंदर उसको रोटेट करेंगे, है ना। जब हम उसको रोटेट करेंगे, सपोज ये हमारा पार्टिकल है m, इस पार्टिकल को हम पहले एक लीनियर वेलोसिटी देंगे, ये वाली v देंगे। क्या देंगे? लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी देने के बाद में हम इसको एंगुलर वेलोसिटी देंगे, मतलब इसको राउंड में घुमाएंगे, ऐसे 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 करके घुमाएंगे। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस पार्टिकल के ऊपर दो तरीके के फोर्स काम करेंगे। क्या करेंगे? दो तरीके के फोर्स इस पार्टिकल पे काम करेंगे। एक तो ये पार्टिकल अंदर की तरफ फोर्स देगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इक्वल एंड अपोजिट एक और फोर्स काम करेगा जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यही हमारा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि हमारे पार्टिकल्स को सेडिमेंट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, V लीनियर वेलोसिटी और R रेडियस और डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर। काय का सेंटर? ये ऐसे इसको घुमाने के बाद में जो एक ऐसे ये गोला सा बन रहा है ना, इसका रेडियस, ठीक है। तो यहां से इस सेंटर से इसका डिस्टेंस होता है, ये रेडियस होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं एंगुलर मोमेंट, तो हम एंगुलर मोमेंट की कंसर्न में इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू को निकालेंगे। लीनियर वेलोसिटी से वो हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। F क्या हो गया? वही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m पार्टिकल का मास, ओमेगा क्या है? वो है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और r हमारा वही रेडियस। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमको पता चलेगा कि हमको किसी भी पार्टिकल के ऊपर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, ठीक है। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी के। सपोज हमारा कोई लार्ज मोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, तो मैक्रोमोलिक्यूल पे हमें कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होती है। अब कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी कैसी होगी? कम होगी।
अगर कोई हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल है, जितना मॉलिक्यूल स्मॉल होगा उतना उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा देने के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। इतने में ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक आपको लर्न करने के लिए कि इसका इंडाइस क्या होता है, किस इंडाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एंगुलर वेलोसिटी को कब हमें बढ़ाना होगा। ओके, अब हम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे, जिसमें से कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम एंड रिलेट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, जिसको कि हम जी फोर्स भी कहते हैं। इनका रिलेशन क्या होता है? जी फोर्स इसको हम बोलते हैं, यानी कि जी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 ओमेगा स्क्वायर आर। जी के साथ हमारा ये रिलेशन होता है, ठीक है। 1.2 इंटू 10⁻⁻5 ओमेगा स्क्वायर आर। जी क्या है? जी हमारा जी फोर्स या फिर कह लो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है। 1.2 इंटू 10⁵ ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या है हमारा? आर है हमारा रेडियस ऑफ रोटेटर, इसको सेंटीमीटर में लेते हैं। कैपिटल आर है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है स्मॉल आर और कैपिटल आर में। जो जी वाला फॉर्मूला है उसके अंदर कैपिटल आर आ रहा है, और जो एफ वाला फॉर्मूला है उसमें स्मॉल आर आ रहा है। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस, एंड कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है हमारा ये जो रोटेटर है, इस रोटेटर की जो रेडियस है, ठीक है, इतना जो घूमेगा, उस घूमने के बाद जो उसकी रेडियस बनेगी वो हमारा ये है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इस पे ही आपके क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी यूनिट्स भी याद रखना कि जो हमारी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो, उसको हम आरपीएम में लेंगे। आरपीएम, जो रेडियस ऑफ रोटेटर होगा वो हमारा सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब अगर हम आपको बोलने लगे कि भाई इस, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमें पार्टिकल्स को अलग करना है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि स्पिन इट एट 10,000 आरपीएम, है ना, कितना, अगर हमें इसको स्पिन करना है तो हम बोलेंगे 10,000 आरपीएम। अगर मैं बोलूंगी कि रोटेट इट एट, तो मैं बोलूंगी इसको जी के साथ रिलेट करूंगी, मतलब 100 जी, ठीक है। अब मैंने किसकी रिस्पेक्ट में बोला? ये रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब हमें बहुत ज्यादा आरपीएम देने होते हैं तब हम इसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तब हम आरपीएम नहीं बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना। वन रेवोल्यूशन कर लो, वन रोटेशन कर लो, है ना। 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर मिनट, ठीक है। एक रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता है वो 2 पाई रेडियन पर मिनट के होता है। रेडियन मतलब ऐसे 360 जो वो घूम रहा है, 360, ठीक है। एक मिनट 2 पाई रेडियन 1 मिनट में रोटेट करता है, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अगर हम इसे पर सेकंड में निकालना है तो 1 रेवोल्यूशन, अगर हमको सेकंड में निकालना है तो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब हम क्या कर देंगे? 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब इसको अब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से हम ये वैल्यूज को निकाल लेंगे, और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी? सब लोगों को पता होगा, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो आई होप अभी तक इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने जो भी आपको बताने की कोशिश की वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब,
बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो ये आपके CUET एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने और भी CUET के सिलेबस की टेक्निक्स को करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप टेक्निक्स में जा करके उन सब वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।